नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं डॉक्टर मानस विश्वरूप, असिस्टेंट प्रोफेसर NMIMS स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। नमस्कार, मैं आदित्य आप्टे, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स NMIMS यूनिवर्सिटी मुंबई। आज हम बात करेंगे संगीत के शिक्षण के बारे में, खास करके जो संस्थाओं में संगीत का शिक्षण जो होता है उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमारे NMIMS स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में किस तरह से संगीत की शिक्षा दी जाती है, इस पर हम आज बात करेंगे। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास भारद्वाज, जो डीन हैं हमारे कॉलेज के, साथ ही वे फाउंडर भी हैं इंडियन म्यूज़िक के। उन्होंने ही इंडियन म्यूज़िक की शुरुआत की हमारे कॉलेज में, उसका करिकुलम भी इन्होंने डिज़ाइन किया है। विकास जी न केवल एक हमारी संस्था के डीन हैं, बल्कि हमारे भारत के एक जाने माने सितार वादक भी हैं। तो आज जानते हैं उनसे NMIMS स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में। नमस्कार। तो विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संस्थागत शिक्षा प्रणाली जो है संगीत की, और जो गुरुकुल पद्धति है जिससे कई वर्षों से संगीत सिखाया जाता आ रहा है, जिस पद्धति से, तो इन दोनों के एक अच्छे मिलाप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और जब आपने यहाँ के करिकुलम का काम आपने अपने हाथों में लिया, तो आपने किन चीज़ों पे अमल किया इस मिलाप के लिए, ये हमें जानने में बहुत खुशी होगी। देखिए, सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात ये रही कि मेरी जो सांगीतिक यात्रा को जब मैं देखता हूँ तो उसमें दो पहलू बहुत महत्वपूर्ण रहे। एक तो एकेडमिक साइड और दूसरा प्रॉपर विधिवत तालीम गुरु के अंदर होना। और चूँकि मुझे दोनों तरफ का अनुभव मिला प्रभु कृपा से, तो मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं NMIMS स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई के अंदर मुझे एक पूरा जो प्रोग्राम है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको क्यूरेट करना है, तो मैंने अपने दोनों पहलुओं को कोशिश किया कि एक अच्छा ब्लेंड ऐसा मैं कर सकूं जिससे कि म्यूज़िक एजुकेशन में जो सही मायने में महत्वपूर्ण है सीखने और सिखाते वक्त, वो दोनों चीज़ें उसमें समाविष्ट हो सके। जैसे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, कोर्स आउटलाइंस होती हैं, तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि फाइनली इस कोर्स आउटलाइन से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है जानना कि हमारे पास गुरु शिष्य परंपरा की तरह 10 साल, 20 साल, 30 साल का समय नहीं है। ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल का है, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का है। एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो बच्चों को सच में एक अच्छी दिशा दे सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। और उसी सोच को ध्यान में रखते हुए मैंने करिकुलम यहाँ पूरा जब कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा जो मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का एक सही अनुपात होना। सबसे बड़ी बात, जैसे अगर आज मैं थ्योरी की पहले बात करूँ, कई बार हम देखते हैं कि सिलेबस में इतनी बायोग्राफीज़ होती हैं कि बहुत समय उनमें निकल जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो चीज़ें हैं या वो विषय हैं जो बच्चे अपने लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा, इसी विषय को अगर हम सिलेबस में लेना चाहें तो हमने NMIMS में जो एक दृष्टिकोण अपनाया वो ये रहा कि जो बहुत ज़रूरी नाम ऐसे हैं उनके ऊपर हमने बहुत लिमिटेड बायोग्राफीज़ को इंट्रोड्यूस की। बाकी हमने दूसरा कॉन्सेप्ट ये लिया कि जब हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या अलग अलग विधाओं की बात करते हैं, तो उन विधाओं की या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के वो म्यूजिशियंस जिन्होंने एक्चुअल में उस फील्ड को कंट्रीब्यूट किया है, हम बायोग्राफीज़ भी उन्हीं की पढ़ाना चाहेंगे जिनका एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम जब वो सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाया जाता है, चाहे कोई पर्टिकुलर विधा है या कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है,
तभी उसके जो अच्छे जो मेन कंट्रीब्यूटर है जिन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स करे वो वहीं कवर हो जाते हैं। तो उसके लिए अलग से हमें बहुत ज़्यादा समय उस पर देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं। ऐसे ही प्रैक्टिकल साइड में भी कम टाइम फ्रेम में वो भी जब हमें एक सिस्टम है यूजीसी का कि इतनी रागास को हमें कंप्लीट कराना बहुत ज़रूरी है, तो हम किस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। रागों का सिलेक्शन और रागों का ओवरऑल सिलेक्शन और रागों का सेमेस्टर वाइज सिलेक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत समझ से होना चाहिए। कई बार देखिए क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप होता है रागास का, जैसे अगर मैं प्रदीप मधुवंती ही बोलूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक राग आप इस सेमेस्टर में सीख रहे हैं और उसका सम प्राकृतिक राग आप 3 सेमेस्टर बाद सीख रहे हैं। पहली चीज़, दोनों का जो तालीम है, जो ट्रेनिंग है, वो उसी समय पे उसी सेमेस्टर में मिलना चाहिए, ताकि उनको एक बेटर क्लैरिटी मिले कि राग के चलन में क्या डिफरेंसेस है और हमें राग के साथ किस तरह से न्याय करना है। कंपैरेटिव स्टडी मतलब कंपैरेटिव, क्रिटिकल एंड कंपैरेटिव स्टडी जो है वो उसी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि राग को उसी सेमेस्टर में आप ग्रुप को रखें ताकि बच्चे वहीं की वहीं सीखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है हमारे करिकुलम में कि देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि यूजीसी में जो है वो हमें इतनी राग करानी है, ऐसे कुछ नियम हैं। तो भी हमने ये कोशिश की है करिकुलम में कि हर राग को सफिशिएंट टाइम मिले, ताकि जो उसका अनफोल्डिंग है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसका एसिमिलेशन है, जो उससे कनेक्ट है बच्चों का, वो एक बेहतर रूप में हो सके और बच्चे बेहतर रूप में उसको समझ सकें। तो ये जो, अच्छा एक और चीज़ मैं कहूँगा, जब आप सेमेस्टर 1 से शुरू करते हैं और आप एंड तक जाते हैं, तो जो रागों का जो फ्लो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो भी बहुत समझदारी से होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड राग है वो पहले आ रहा है, ऐसा नहीं हो कि एक ऐसी राग आपने रख दिया जिसको सीखने से पहले कुछ और राग सीखना ज़रूरी है कि आपने वो तो सीखा नहीं और आप सीधे जंप कर गए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा महत्व है। सर, जैसे अभी आपने कहा कि रियाज, इस शब्द का आपने अभी जिक्र किया, तो संगीत शिक्षा की हम जब बात करते हैं तो रियाज का महत्व तो बहुत ही अहम है। तो सब कहते हैं कि रियाज तो करना ही चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस विषय में मार्गदर्शन बच्चों को मिलना दुर्लभ है। तो इस दिशा में आपके विचार आपने किस तरह से इनकलकेट किए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि रियाज के लिए हम सभी सुनते हैं और ये भी सुनते हैं जो करेगा रियाज वो करेगा राज, ऐसा एक कहा जाता है प्रेरणा देने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे गुरु शिष्य परंपरा में हम देखते हैं, गुरु बहुत पीछे पड़ते हैं, बहुत चीज़ें समझाई जाती हैं, किस तरह से रियाज करना है, एक एक बोल, एक एक बात को किस तरह से उसको घिसना है हमें। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में जब इतने सारे बच्चे हैं, लिमिटेड टाइम फ्रेम हैं, लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा, चाहे इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग हो या कोई भी तरीका हो सिखाने का, अगर रियाज उसमें नहीं है तो फिर आप भूल जाइए। और उसी का कारण है कि मतलब हो सकता है आपको हर साल बहुत बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए मिलें, लेकिन क्या आप उनको एज अ गुड म्यूजिशियन, एज अ गुड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, एज अ गुड स्किल्ड आर्टिस्ट क्या कहीं देख पा रहे हैं? कलाकार, तो वो विद्यार्थी से कलाकार की जो जर्नी है और विद्यार्थी का जो कलाकार के रूप में सृजन है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, वरना वो संभव नहीं है। तो हमने NMIMS स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में जब हमने ये पूरा हमने शुरू किया, तो मेरा ये विचार था कि ये बहुत महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहला कदम ये उठाया कि आपको अच्छा लगेगा जान के, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा जान के, कि हमारे यहाँ सिलेबस के अंदर रियाज का कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसे हम टेक्निकल परफॉर्मेंस कहते हैं, जो कि सेमेस्टर 1 से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक हर सेमेस्टर में होता है। टेक्निकल परफॉर्मेंस क्या है? टेक्निकल परफॉर्मेंस वो विषय है जिसके अंदर रियाज से जुड़ी हुई सभी बातें, अलग अलग रागों में रियाज, किस तरह का रियाज,
फिर आप अगर वोकलिस्ट हैं या आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं तो अपनी स्किल्स को लेकर आपको क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, जो म्यूज़िक की जो एस्थेटिक्स हैं, म्यूज़िक के जो नुआंसेज हैं, उसको आपको अडेप्ट करने के लिए अपने अंदर क्या क्या अभ्यास की आवश्यकता है, वो सारे जो चीज़ें हैं वो हमारा टेक्निकल परफॉर्मेंस में है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ये चॉइस नहीं है किसी का, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ 6 आवर्स एवरी वीक क्लासेस होती हैं। और देखिए छोटी सी बात है, जब आप 100 सा पार्ट कंपलसरी कर देंगे, गाना है या बजाना है या ये पर्टिकुलर अंकार 100 बार आपको घिसना ही है, फ़र्क क्यों नहीं आएगा। तो ये हमने करिकुलम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं भी, हमने बहुत चीज़ें आगे रियाज को लेकर करी हैं। मतलब बेसिकली स्किल डेवलपमेंट है, हाँ। टेक्निकल परफॉर्मेंस। हाँ, तो देखिए म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक आपकी कुछ कल्पनाएं हैं जिनका आप सृजन करते हैं साकार रूप में। उसको साकार रूप देने के लिए अगर आपका गला, अगर आप वोकलिस्ट हैं, गला उतना तैयार नहीं है, अगर आप सितार प्लेयर हैं, आपका हाथ उतना तैयार नहीं है, तो वो इमेजिनेशंस अंदर तक ही रह जाती है। कई बार हम सुनते भी हैं कि कई लोग जो बहुत शौकीन हैं वो ये कहते हैं सुनने में बहुत सुना है, बहुत अच्छा लगता है, मन में भी है, हाथ में नहीं आता, गले में नहीं आता। तो इंस्टीट्यूशन का जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि विद्यार्थी जो नहीं कर सकता वो कर पाए, और उसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह का सिस्टम बनाया है कि जिसमें हमें बच्चों से ये कराना ही है और हमें उसके रिजल्ट्स, क्योंकि अभी तो 4 साल हो गए इंडियन म्यूज़िक प्रोग्राम को, तो हमें बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो ये तो हो गई करिकुलम से जुड़े हुई रियाज की बात। इसके अलावा और आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम गुरुओं से, बुज़ुर्गों से, गुणी लोगों से सुनते हैं कि अच्छा म्यूजिशियन बनना है तो सबसे पहले पागल होना पड़ेगा। पागलपन किस बात का? अपने संगीत का। आपको डूबना पड़ेगा। कैसे डूबेंगे? वो पागलपन कैसे आएगा? वो जब ही आएगा जब हम हर वक्त उसके बारे में सोचेंगे, हम हर वक्त उस मिजाज में रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। केवल 1 घंटे 2 घंटे की क्लास से अगर आप सोचते हैं कोई म्यूजिशियन बना देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने इस चीज़ को कि ये हर वक्त कैसे बच्चे एंगेज्ड रहें, इसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ चीज़ें कही हैं। और इसको हम, एक टर्म है हम जो यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं आउट ऑफ द क्लास एकेडमिक कोलैबोरेशन, कि आप क्लास के बाद बियॉन्ड क्लास आवर्स जो है आप बच्चों को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं और उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम अपना म्यूज़िक को ही दें। तो रियाज के लिए हमारा सबसे पहला जो सुबह उठते ही सिस्टम है वो ये है कि सुबह 5 बजे, अब तो मैं कुछ समय से नोट कर रहा हूँ कि बच्चे 4 साढ़े 4 बजे भी अपने आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि 5 बजे आप हॉस्टल में हों, घर पे हों, पीजी में हों, आप जहाँ भी हैं, आपको 5 बजे रियाज पे बैठना है। और रियाज पे बैठने के 2 से 5 मिनट के अंदर आपको एक वीडियो अपना बना के, हमारा जो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सब फैकल्टीज़ और मैं भी हूँ, उसमें आपको पोस्ट करना है। सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ सारे फैकल्टीज़ सबको मैंने असाइन किया हुआ है कि आपको रिपोर्टिंग भी करनी है कि कौन कौन रियाज अटैम्प्ट कर रहे हैं, किसने रियाज अटैम्प्ट नहीं किया है। और अगर आप उस रियाज को नहीं, उस सेशन को अटैम्प्ट करेंगे और आपका सोने में मिजाज ज़्यादा लगता है, तो उसका फिर परिणाम ये है कि मेरे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं फैकल्टीज़ को कि ये उस पर्टिकुलर बच्चे को क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी, तो उसका जो अटेंडेंस है वो सफ़र करेगा। तो ऑटोमेटिकली उसको ये समझ में आएगा कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। देखिए कहते हैं कि करने वाले स्वतः कम होते हैं, हमें करवाना पड़ता है पहले, और उनको उस नेचर में लाना पड़ता है, उस मिजाज में लाना पड़ता है, उस आदत में लाना पड़ता है कि वो अपने आप उस चीज़ के लिए उनकी वो आदत डेवलप हो जाए। तो जब तक वो डेवलप नहीं हो तब तक पुश आपको करना पड़ेगा अगर आप अपने बच्चों को उस तरह से देखना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा, उसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त रियाज, जो बच्चों को करना है। उसके अलावा कैंपस में क्लासेस होने के बाद में जो बाकी समय होता है, क्योंकि थ्योरी क्लास है, प्रैक्टिकल क्लास है, उस समय में क्लासेस के बाद में बच्चे घर नहीं जा सकते। क्लास होने के बाद सिस्टम यह है कि उनको 2 घंटा कैंपस के अंदर रियाज करना है। और रियाज जो वो कैंपस में करते हैं वो टाइम टू टाइम हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो उसको मॉनिटर करती हैं। और ये एक बहुत अच्छा सिस्टम हो जाता है कि जब आपके रियाज को आपके टीचर्स मॉनिटर कर पाएँ, तो आप
क्योंकि रियाज में गलती करी तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल है ना, उसमें फिर बहुत मेहनत चाहिए। तो उनका रियाज भी टाइम टू टाइम मॉनिटर होता रहे, तो वो भी हमारा ये सिस्टम है। तो जैसे मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त रियाज है, कैंपस में रियाज है, ये सारी चीज़ें, फिर टेक्निकल परफॉर्मेंस है, कंपलसरी सब्जेक्ट होना, तो ये हमने इस तरह का एक रियाज का पूरा कॉन्सेप्ट हमने जितना हम अच्छे रूप में एक इंस्टीट्यूशन में लागू कर सकते हैं उतना हमने कोशिश किया है। ये जो ड्यूरेशन है क्लास का, ये जनरली किस तरह से यहाँ सेट किया है? देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में एक जो मेन डिफरेंस है कि थ्योरी में आप एक बार बोलेंगे बच्चे सुन लेंगे बैठ गया, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको एक एक बच्चे को कराना है। अगर आप वाकई क्लास में एश्योर करना चाहते हैं कि बच्चे लर्न कर रहे हैं, तो आप एक एक बच्चे को, वो अगर आप कॉम्पोजिशन सिखा रहे हैं या आप कुछ अलंकार करा रहे हैं, तो आप एक एक बच्चे को गवाएंगे। तो नेचुरली जब इतना एक एक बच्चा करेगा तो बहुत समय निकल जाएगा। तो हमने क्या सोचा कि हम जो हमारा जो सिस्टम है कि हमें अगर 6 आवर्स क्लास लेना है हमें वीक के अंदर, टेक्निकल परफॉर्मेंस में वो भी प्रैक्टिकल है, या हमारा स्टेज परफॉर्मेंस एंड वाइवा वॉइस जो होता है वो भी प्रैक्टिकल है, तो हम उसमें एक एक क्लास ना करके हम सिस्टम ये है कि हम 2 घंटे का कंटिन्यूस एक क्लास रखते हैं। तो 2 घंटे का जब एक क्लास होता है तो मैंने कई बार, क्योंकि जो भी मैं इनिशिएटिव्स यहाँ लेता हूँ फिर मैं उसका फीडबैक लेता हूँ, टीचर्स क्या कह रहे हैं, बच्चों को कैसा लग रहा है, मैं खुद भी क्लासेस में देखता हूँ, तो वो उसका ये अच्छा फीडबैक है कि 2 घंटे एक सफिशेंट टाइम टीचर्स को मिलता है और बच्चों को भी, कि 2 घंटे बाद जब उठते हैं तो उनको ये सेटिस्फैक्शन होता है कि कुछ हुआ, जो सोच के आए थे वो पूरी तरह से हम कर पाए। तो इसलिए हमने क्लासेस में भी जो है वो एक इस तरह का स्ट्रेटेजी अपनाया हुआ है। अच्छा डॉक्टर विकास जी, ये जो संगीत है ये एक प्रस्तुतिकरण का विषय है, इसको हम कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट की चीज़ है। तो कई बार देखा जाता है कि जो नए विद्यार्थी होते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उस चीज़ को जब पेश करने का मौका आता है उन्हें, तो कहीं ना कहीं एक उनके मन में एक संकोच होता है, एक डर होता है संगीत को पेश करने के लिए। तो इस चीज़ से निपटने के लिए क्या आपने किन चीज़ों को अमल में लाया है? मैं आपको बताता हूँ, यकीन मानिए ये वो अनुभव है जिससे सभी आर्टिस्ट गुजरते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आर्टिस्ट होंगे जो कभी भी अपनी एज में कभी उन्होंने प्रेशर फील नहीं किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये वो विषय या चैलेंज है कि आप कितना ही शब्दों में बच्चों को समझा लें, कितना ही काउंसलिंग कर लें, बट वो जो बटरफ्लाइज उनको फील होना है वो होके ही रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक ही सॉल्यूशन है, परफॉर्म। इतना परफॉर्म करें, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलें कि ऑटोमेटिकली तो ऑटोमेटिकली उनकी जो स्टेज फियर है, ऑडियंस के बीच में परफॉर्मेंस करने को लेके जो प्रेशर वो फील कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली इतने यूज टू हो जाएं उस सिस्टम के कि वो उनके लिए बहुत, जैसे एक नेचुरल फ्लो में हम अपनी बात कह जाते हैं, उस तरह से उनके लिए वो हो जाए। तो हमने क्या किया, इसको समझते हुए, क्योंकि कई बार सुनते भी हैं, देखा भी है कि आर्टिस्ट जब घर पे हैं, सपोज 80-90% परफॉर्म कर रहे हैं और स्टेज पे 50-60% हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो और बच्चे उस मेंटल प्रेशर से बाहर आ सकें, उसके लिए हमने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो हमारे यहाँ हर 15 दिन में बैठक होता है। हर 15 दिन में बैठक होता है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, और बच्चे जब अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और बहुत रेगुलर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो ऑटोमेटिकली वो इस सिस्टम को इतना अडेप्ट करने लगते हैं कि उनका जो क्या कहना चाहिए, नर्वसनेस है, जो प्रेशर है, जो स्टेज फियर है, वो धीरे धीरे वो अपने आप सेटल होने लगता है और वो उस सिस्टम से बाहर आने लगते हैं। फिर हम हर महीने हम एक इवेंट रखते हैं, मंथली कॉन्सर्ट। उसका नाम भी मैंने सोचा था वो नाद एक्सप्रेशन, क्योंकि हमारे यहाँ वेस्टर्न म्यूज़िक भी है और हमारे यहाँ इंडियन म्यूज़िक भी है, हमको दोनों को लेके चलना होता है। तो हमने इसलिए उसका नाम नाद एक्सप्रेशन रखा, और हर मंथ वो कॉन्सर्ट होता है, उसमें हम बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और उसमें बच्चे परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रैक्टिस से या इस अभ्यास से या इस सिस्टम से 2 बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट कि बच्चों को जो स्टेज फियर है उससे वो बाहर आएंगे।
दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट कि जब आपको परफॉर्म करना होता है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं। स्टूडेंट जो नॉर्मल डेज में रियाज कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जब उनको परफॉर्म करना है तो उनका जो एफर्ट्स हैं वो एकदम से बढ़ जाते हैं। दूसरा, फैकल्टीज़ भी उनको गाइड करते हैं, तो उससे उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। परफॉर्मेंस एथिक्स जो आप सीखते हैं और जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो बहुत से अनुभव और बहुत सी चीज़ें अलग होने लगती हैं। तो वो स्टेज के ऊपर उस तरह के रूप में अपने आप को ले आना और वो परफॉर्मेंस एथिक्स को समझना, उनसे एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको उन चीज़ों का होना, ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारा ये जो रेगुलर इन हाउस कॉन्सर्ट हम कहें या हमारे जो इन हाउस इवेंट्स हम कहें, वो इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कि बच्चों को रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उन चीज़ों को हम सोशल मीडिया पे भी एक्सप्लोर करते हैं, ताकि अगर बच्चों को भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, उनके करियर में भी कुछ उनको पुश मिले, तो वो भी एक अच्छा हमारा प्रयास रहता है उस दिशा में। सर, मुझे पूछना है कि किसी भी शिक्षण संस्था में विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से शिक्षा पाना ये एक अहम एस्पेक्ट है ही, लेकिन साथ ही साथ में उनको एक सांगीतिक माहौल मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनको अंतःप्रेरणा मिलती है ज़्यादा रियाज़ करने की और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की भी उनको इच्छा अंदर से होती है। तो इस रिगार्डिंग आपने कैसे सोचा है? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ आपको कि किसी भी विद्यार्थी के लिए सबसे पहले, जैसे हम कहते हैं कि प्रेरणा उसको उसके गुरु से मिलती है। सबसे बड़ा जो रोल मॉडल किसी भी म्यूज़िक के स्टूडेंट के लिए होगा वो उनका गुरु होगा। उनके बाद में ऐसा कहा जाता है कि हमें अच्छे दूसरे म्यूजिशियंस को भी सुनना चाहिए, उनके परफॉर्मेंसेस अटेंड करनी चाहिए। हम उनके म्यूज़िक से भी बहुत कुछ सीखते हैं और दूसरी भी कई अच्छी बातें हैं, उनका बात करने का तरीका, उनका स्टेज अपीयरेंस क्या है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो म्यूजिशियन के अंदर होनी चाहिए, तो वो हमें सीखने को और सुनने को मिलती है और उसको अपना के हम अपने म्यूज़िक को धीरे धीरे और बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। तो हमने, जैसे हमारे यहाँ सब टीचर्स बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, खुद बहुत अच्छे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं। तो वो जो क्लासेस हमारी रेगुलर होती हैं, उसके अलावा जैसे पहली चीज़ तो जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स हैं हमारे मंथली नाद एक्सप्रेशन, उसमें भी टीचर्स परफॉर्म करते हैं, तो भी बच्चे अपने टीचर्स को से अनुभव ले पाते हैं कि किस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि टीचर का सिखाना और टीचर का परफॉर्मेंस करना दोनों में बहुत अंतर है। तो पहले वहाँ से उनको प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो रेगुलर हम बाहर से बहुत एमिनेंट अच्छे म्यूजिशियंस को हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं, तो उनके हमारे हर सेमेस्टर में रेगुलर इवेंट्स होते हैं, परफॉर्मेंसेज होती हैं, यहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं। तो वो एक बहुत अच्छा हमारा माध्यम है, मेरा ऐसा सोचना है, जिससे बच्चे अच्छे दूसरे म्यूजिशियंस को सुन पाते हैं, सीख पाते हैं। फिर बाद में इंटरेक्शन सेशन होता है, उस इंटरेक्टिव सेशन में कई बार बच्चों के मन में कई प्रश्न होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, संगीत भी तो सोच ही है। तो जब म्यूजिशियन कुछ अपना विचार भी रखते हैं उस सेशन के अंदर, बच्चों से जब इंटरेक्ट करते हैं या बच्चे उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत सी उनकी सोच सुनने और जानने को मिलती है, जिससे भी बहुत तरह का सकारात्मक प्रभाव म्यूजिशियन के ऊपर और म्यूजिशियन के म्यूज़िक में आता है। तो हमारा कोशिश है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज में जीवन रहना चाहिए, उसमें एक लाइफ रहना चाहिए और उसके लिए अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस यहाँ हैं, रेगुलर परफॉर्मेंसेज हों, बच्चे परफॉर्म करें, वर्कशॉप्स हों, ऐसी बहुत सी चीज़ें हों जिससे बच्चे बिजी भी रहते हैं और उनको एक जो कहते हैं ना कि वो माहौल मिलना बहुत ज़रूरी है, वो माहौल उनको मिल पाता है। अच्छा, संगीत के परफॉर्मेंस से रिलेटेड तो ये बहुत अच्छा एक काम यहाँ हो रहा है, बट संगीत के परफॉर्मेंस से जुड़े हुए कुछ और भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, जैसे उसके बारे में लिखना हो गया, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना हो गया, रिकॉर्डिस्ट एज अ रिकॉर्डिस्ट करियर हो गया। तो ऐसे जो मल्टीफेसेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इनके लिए कॉलेज क्या कोशिश करता है विद्यार्थियों के लिए? इसमें एक हमारा प्रयास ये रहा है कि बहुत बच्चे यहाँ आते हैं मेरे पास, ऑफिस में भी उनके पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा बहुत पैशनेट है, लेकिन हमारी तो लास्ट 7 जनरेशन में कोई म्यूज़िक नहीं है और इसका एग्ज़ाम्पल मैं खुद हूँ। मैं उस फैमिली से आता हूँ जहाँ
पिछली कई पीढ़ियों में कभी म्यूज़िक नहीं रहा। आई थिंक मैं पहले जनरेशन हूँ जो म्यूज़िक को परसू जिसने किया। तो बच्चों को, पेरेंट्स को पता नहीं होता कि इस फील्ड में आगे क्या है। तो हमने क्या किया कि दो तीन चीज़ें, एक तो क्लासरूम में बहुत चीज़ें होती हैं, टीचर्स बच्चों को गाइड करते हैं जब क्लास में होते हैं। फिर हमने एक कि पूरी तरह उस पर फोकस आ सके, उसके लिए हमने एक करियर इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट करके भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें बच्चों को क्या क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या वो आगे किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने म्यूज़िक को लेकर लाइफ में, वो सारी चीज़ें। और उसमें टीचर की गाइडेंस रहती है, और उस गाइडेंस में बच्चों से काम हम ज़्यादा चाहते हैं कि बच्चे उसमें खुद अपना सोच विचार से काम करें। बीच बीच में टीचर्स को वो रिपोर्ट करते हैं और फिर उनको गाइडेंस मिलती है टाइम टू टाइम। तो इससे बच्चों को एक क्लैरिटी मिल जाए कि हमारे इस ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को करने के बाद क्या, यहाँ तक बहुत अच्छा सीखा, सब कुछ हुआ, अब इसके बाद क्या, अब क्या कर सकते हैं। तो उसको भी ध्यान में रखकर हमने वो एक प्रोजेक्ट इस तरह का बनाया हुआ है जो कि कंपलसरी है, और बच्चों को उससे बहुत एनलाइटमेंट मिलता है। एक कंपोजिंग का भी आजकल बहुत लोगों को इच्छा होती है। हाँ, बहुत लोग हैं, जैसे देखिए सब परफॉर्म करें ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में होता है कि हमें कंपोज़र बनना है। तो हमने, अच्छा मैं एक बात और कहूँगा कि आप कंपोज़र बने, आप कुछ भी करें, लेकिन आप किसी भी प्रोस्पेक्टस में आगे अपने आप अपना करियर एक्सप्लोर करें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पहले ये है कि म्यूज़िक का एक बेसिक आइडिया, एक अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़रूरी है आना। तो उसके बाद ही आप कुछ कंपोज कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। तो हमने हमारा उस पर बहुत ध्यान रहता है सबसे पहले कि साउंड ट्रेनिंग होना चाहिए। और उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ 2 प्रोजेक्ट्स है, कॉम्पोजिशन प्रोजेक्ट 1 और 2, उसके अंदर हमारा ये प्रयास रहता है कि बच्चों से कॉम्पोजिशंस करवाना, उसमें फैकल्टीज़ गाइड करते हैं, उनको समझाया जाता है किस तरह कंपोज करना है, कैसे करना है, और उसकी परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, वाईसी उसके भी एग्जामिनेशंस हैं उस सब्जेक्ट के भी। तो वो ऐसा माध्यम है जिससे बच्चों को गलती करते 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 वो उस रास्ते पे आते हैं कि जहाँ उनका एक जहन खुलने लगता है, समझ आने लगती है। और मैंने कई बार उनकी परफॉर्मेंसेस जब इवेंट्स में मैं सुनता हूँ तो आई रियली फाइंड इट सेटिस्फैक्ट्री। अच्छा, तकनीक जो आजकल टेक्नोलॉजी है रिकॉर्डिंग की, ये सब भी आजकल माना जाता है कि बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों का आना, तो इसे भी क्या जोड़ा गया इसके है? लिए हमने ये बहुत ज़रूरी है। और हर वक्त आप कहाँ तक स्टूडियो में जाएंगे, आजकल समय है, लोग बजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसको आउटसाइड वर्ल्ड को शोकेस करना चाहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में, दूसरी बात एक और है कि आप रिकॉर्डिंग में जाएं, स्टूडियो में आप कहीं परफॉर्मेंस के लिए जाएं, तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, अगर आप वोकलिस्ट हैं, आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, आपको किस तरह का साउंड चाहिए, उसके लिए किस टर्मिनोलॉजी का यूज़ करना है, वो सब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन टू म्यूज़िक टेक्नोलॉजी है, म्यूज़िक प्रोडक्शन, इस तरह के कोर्सेज़ हैं। फिर हमारे यहाँ पे कॉन्सर्ट एंड स्टूडियो एसेंशियल है, जिसमें प्रोफेशनल स्टूडियो में बच्चों को लेके जाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग को लेकर, माइकिंग को लेकर, वो सारी बच्चों को समझाई जाती हैं। तो बच्चों को फिर प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिसमें बच्चे खुद पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स के यूज़ करके, एबलटन है, लॉजिक प्रो, अलग अलग सॉफ्टवेयर से उनको यूज़ करते हैं और बच्चे अपने ट्रैक्स भी उसमें डिज़ाइन करते हैं, कंपोज करते हैं। सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ फंक्शनिंग जिसको हम कहते हैं, सुचारू रूप से उसको चालू रखने के लिए वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ और अन्य अधिकारी, इनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मन में एक आदर जो अपने शिक्षक हैं उनके प्रति और एक अनुशासन का होना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपका क्या खास अप्रोच रहा है इसको। देखिए, अगर अनुशासन नहीं होगा तो चाहे राष्ट्र हो, चाहे समाज हो, चाहे घर हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, फिर बड़ा मुश्किल है। आप कितना भी अच्छा कोशिश कर लें, फिर बहुत मुश्किल होता है। मेरा
एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो कुछ चीज़ों में मैं किस तरह से स्ट्रिक्ट रहता हूँ मैं बाद में उस पर बात करूँगा, लेकिन मेरा एक पहला जो प्रयास रहता है वो ये रहता है कि मैं चाहे फैकल्टीज़ हों, चाहे बच्चे हों, चाहे एडमिन स्टाफ हो, मैं सबको यही कहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए किस पर्पस के लिए आप स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सुबह से शाम तक रहते हैं। चाहे वो बच्चे हों, वो सीखने के लिए आए हैं, टीचर्स उनको अच्छे से अच्छा सिखाने आए हैं, एडमिन स्टाफ उनको अच्छे जो भी हमारी प्रोसेसेस होती हैं एडमिन डीन ऑफिस की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की, उन सबको स्मूथ फंक्शनिंग हो, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हों और किसी को किसी से असुविधा ना हो, वो एक तालमेल, एक समन्वय उनका बहुत अच्छा रहे। इसके लिए सबसे पहले जो मेरी कोशिश रहती है, मैं सभी को बोलता भी हूँ, क्लास में भी बोलता हूँ कि आपको आपका पर्पस पता होना चाहिए। अगर आप अपने पर्पस को समझते हैं और आपको पता है कि मैं इस कारण से यहाँ हूँ और आप उस पर अडिग रहते हैं तो यकीन मानिए कि कोई डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं और किसी को किसी से असुविधा नहीं होगी। तो पहली चीज़ है कि हमें पर्पस पता होना चाहिए। दूसरा, मैं केवल ऐसा नहीं है कि मैं डीन हूँ या मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी पावर एंजॉय करता हूँ। मैं पावर एंजॉय नहीं करता हूँ, मैं सारे टाइम अपने आप को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रखता हूँ और मैं अपने ऑफिस तक लिमिटेड नहीं हूँ बल्कि मैं क्लासरूम में और हर जगह मेरा इन्वॉल्वमेंट इतना है और मैं रेगुलर मॉनिटरिंग करता हूँ। मेरे ऑफिस से भी मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, सब जगह कैमराज हैं, हर चीज़ उसमें है। तो मेरी जो रेगुलर मॉनिटरिंग है हर चीज़ की, उससे बहुत चीज़ें मुझे ऐसा लगता है सिस्टमेटिक रहती हैं। दूसरा, एक क्लियर मैसेज है मेरे ऑफिस से सभी को कि किसी को भी अगर किसी भी तरह का स्ट्रगल है, चाहे बच्चे हैं, फैकल्टीज़ हैं, स्टाफ हैं, तो किसी को मेरे से मिलने के लिए वेट नहीं करना पड़ता कि बहुत समय से परेशान है और मैं समय ही नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने भी अपना पर्पस पहले खुद समझ रखा है कि मैं किस पर्पस से यहाँ हूँ और मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो मैं उसको बखूबी निभाता हूँ और जब मैं उसको निभाता हूँ तो फिर सभी निभाते हैं। तो डॉक्टर विकास जी, आपका बहुत बहुत हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं। आपके विचार, आपकी कार्यप्रणाली और आप क्या क्या यहाँ उपाय योजना करते हैं उसके बारे में आपने हमसे ये जानकारी साझा की और बहुत बहुत हम शुभकामनाएं आपको देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य और आपका संगीत सब बहुत अच्छा बना रहे और ये आपका जो कार्य है वो सुचारू रूप से आगे चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आनंद आया इन सब बातों पे बात करके, क्योंकि संगीत बहुत बड़ा विषय है और चूँकि मेरे हृदय के बहुत करीब है, मेरा जीवन ही संगीत में है, तो अच्छे जो प्रयास हैं या अच्छी सोच के जो परिणाम हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सिस्टम को अडेप्ट करें, तो हमारे जो आगे वाली पीढ़ी है, हम कहते हैं ना कि हम आगे की पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं, उनको क्या दे के जाएंगे, तो आगे की पीढ़ी का जो भविष्य है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में भी बेटर हो सके, अच्छे रूप में हो सके, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि ये जो बारीक बातें हैं, किस तरह से म्यूज़िक एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए, वो मुझे भी बहुत आनंद आया उस पर बात करके और मुझे लगता है कि इससे किसी को भी अगर प्रेरणा मिली या अच्छा लगा तो हमारा आज का जो सेशन है वो सार्थक हो जाएगा। जी, और जिस सहजता के साथ आप बात कर रही है यही दर्शाता है कि आप खुद इसको परफॉर्म एंड प्रैक्टिस करके आप ये बात बोल रहे हैं, तो ये भी बहुत मेक्स अ डिफरेंस। मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन म्यूज़िक डिपार्टमेंट हमने शुरू किया था यहाँ पे NMIS में 2021 में, करीब 4 साल हो गए और हमें बहुत आनंद होता है क्योंकि हम कुछ भी प्रयास करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं और जब वो एक अच्छे रूप में दिखती है, जैसे कहते हैं ना एक छोटा पौधा जब बहुत घना वृक्ष का रूप ले लेता है तो बहुत आनंददायी वो क्षण होता है हमारे लिए। तो मैं परमात्मा को बहुत धन्यवाद दूंगा, प्रभु लक्ष्मी नारायण का बहुत धन्यवाद है, मेरे गुरुओं का बहुत आशीर्वाद है और सभी की ब्लेसिंग्स हैं कि हम एक अच्छे रूप में यहाँ पे एक कोशिश कर सके और उसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद।